कमी थोड़ी सी मेरे को बताइए। ठीक है, आप आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया है? 2020 में। अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? ठीक है, आपके ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हैं? हिस्ट्री से। ठीक है, प्लासी का युद्ध के बारे में आपने सुना है? वो किनके किनके बीच हुआ था? मीर कासिम के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला के बीच कब हुआ था? 1757। ठीक है, और बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सर ये अंग्रेज के बीच, अंग्रेज और शाह आलम, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। अच्छा, ये कब हुआ था? 1764 1764 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों युद्ध में जीता कौन था? सर दोनों ही बार अंग्रेज। ठीक है, अच्छा ये बताइए 1813 का जो एक्ट है वो क्या है? सर 1813 के एक्ट के द्वारा एक तो यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। और दूसरा सर इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को सुनकर मुस्लिम ट्रेड को ईस्ट इंडिया के ट्रेड को बंद कर दिया गया। ठीक है, और कुछ था इसमें? कीजिए याद, अब इतिहास के स्टूडेंट याद आएगा। ईसाई मिशनरी से कुछ संबंधित था क्या? जी सर, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई थी भारत में। इसी एक्ट के द्वारा दी गई है ना? ठीक। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का अर्थ समझते हैं? जी सर। क्या होता है दोनों का? सर डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि पावर को सेंटर, स्टेट और स्थानीय स्तर के सरकारों में बांटना, और सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि पावर को एक व्यक्ति के हाथों में अथवा एक संस्था के हाथों में नियंत्रित करना। ठीक है, तो पंचायत क्या है? सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है या सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस? सर पंचायत डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जो कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है। ठीक है, पंचायत इंडिया में किस एक्ट के द्वारा, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया है? सर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। हाँ, किस साल में था वो? 1976। 1976 या 1992? सॉरी सर, 1992। ठीक है, अच्छा पंचायत में बनी हुई कोई 2 कमेटी के नाम बताइए तो। सर अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। दोनों में क्या क्या रिकमेंडेशन थे? सर अशोक मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था, जबकि बलवंत राय मेहता में द्विस्तरीय। आपको लगता नहीं क्या उल्टा बोल रहे हैं? बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय और अशोक मेहता में 2 स्तरीय? सॉरी सर। नहीं सॉरी क्या, नहीं, आपको क्या लगता है कि आप सही बोल रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं? नहीं, मैंने गलत बोला है। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये बताइए फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है? सर फेडरल में सेंटर के साथ साथ स्टेट को भी पावर दिया जाता है, और यूनिट में सर जैसे कि इंडिया है तो वहाँ पे सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होती है, स्टेट को वहाँ पे ज़्यादा स्वायत्तता नहीं दी जाती है। अच्छा, इंग्लैंड जो है वो यूनिटरी है या फेडरल है? सर इंग्लैंड यूनिटरी। यूनिटरी क्यों? सर क्योंकि वहाँ केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। इंग्लैंड के किसी राज्य के नाम बताइए तो। एलिजाबेथ। नहीं, वहाँ के कोई राज्य के नाम बताइए, कोई स्टेट का नाम। जैसे इंडिया के स्टेट है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इंग्लैंड के किसी स्टेट का नाम आप जानते हैं? सर लंदन। वो तो उसकी राजधानी है, स्टेट कहाँ है? जैसे अमेरिका के स्टेट हैं टेक्सास, वाशिंगटन, जो भी हैं उसके न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ये सारे क्या हैं उनके स्टेट्स हैं। तो ब्रिटेन के कोई स्टेट हैं क्या? सर मुझे एक याद आ रहा है, कोई स्टेट नहीं है उसके। वो यूनिटरी का सबसे क्लासिकल एग्जांपल है कि सारे पावर किसके पास हैं? सेंटर के पास। और अमेरिका जो है फेडरल का जो है सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, क्योंकि सभी स्टेट के पास अपना संविधान भी है ना? भारत में सभी स्टेट के पास अपना संविधान है? नहीं सर। अच्छा, आपको नागरिकता जो दिया गया है वो दोहरी है या एकल है? सर भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता दी गई है। किसका, राज्य का? नहीं सर, सेंट्रल। सेंट्रल का नागरिकता दिया गया। अच्छा ठीक है, आप आर्टिकल 20 को
पूरी तरह से समझाइए अच्छे से, क्या क्या उसके सिद्धांत हैं। किस आर्टिकल? आर्टिकल 20। सॉरी सर, अभी आर्टिकल 20 पढ़े होंगे आप? जी सर। हाँ, कि मौजूदा कानून के तहत ही पनिशमेंट किसी को दिया जा सकता है, एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जा सकती है। पढ़े हैं ना? जी सर। तो फिर अब पढ़े हैं। आर्टिकल 19 बताइए तो। सर आर्टिकल 19 6 पार्ट में डिवाइड है। आर्टिकल 1A के तहत वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और इसी के तहत प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है और झंडा तोलन की भी स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। और आर्टिकल 19(2) के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है 7 आधारों पर। ठीक। और फिर आर्टिकल पूरा डिफाइन करना है। हम जब पूछे आर्टिकल तो आर्टिकल 19 पूछे, तो आर्टिकल 19 में एक्चुअली है क्या? आर्टिकल 19(1) में क्या क्या है, क्या क्या फ्रीडम आपको दिए गए हैं? सर एक तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई घूमने है। फिरने का स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? सर एग्जैक्टली आर्टिकल 19(1)(d). ठीक है। और जैसे आप नौकरी में आइएगा तो उसके लिए किसी भी पेशा को अपनाने के लिए भी दिया गया है ना? जी सर। ये किस में दिया गया? आर्टिकल 19(1)(g). जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए अलग से राज्य प्रावधान करेगा, ऐसा कोई आर्टिकल है? जी सर, आर्टिकल 15(3) के तहत। गुड। 15 क्लॉज 3। जी सर। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आर्टिकल 21 समझा सकते हैं? बताइए। सर आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है और प्रारंभ में इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर इसका वर्णन किया गया था और बाद में इसको विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर मेनका गांधी वाद के पश्चात इसका उस आधार पर वर्णन किया गया और इसको व्यक्ति की गरिमा से जोड़ा गया। और वर्तमान में व्यक्ति की गरिमा संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं वो आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। और तो विधि का आपने बोला, एक विधि कौन सब एक तो आपने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, तो एक है ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर स्थापित प्रक्रिया जो संविधान में लिखी गई है, जो रेजिड है, उसको स्थापित प्रक्रिया कहा जाता है और ये जापान से लिया गया। और विधि की सम्यक प्रक्रिया जिसमें समयानुसार परिवर्तन किया जा सकता है और ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, आप बताइए, ज्योग्राफी पढ़े हैं आप? जी सर। ठीक है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी का यूज करते हैं? सर काली मिट्टी का। काली मिट्टी। बिहार का कोई 5 मिट्टी का नाम बताइए तो। सर बिहार में उत्तर में तराई मिट्टी है, फिर भावर प्रदेश है और फिर जलोढ़ मिट्टी है, नीचे में लाल और पीली मिट्टी है और बीच में सर बलसुंदरी और बलथल मिट्टी है। वेरी गुड। आप बताइए, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? सर जीडीपी का अर्थ होता है कि एक देश की सीमा के भीतर सभी जितने भी सर्विस और गुड्स का जो प्रोडक्शन हुआ उसका मूल्य। और जीएनपी होता है कि एक देश की सीमा के अंदर जो भी हुआ उसमें विदेशियों द्वारा जो अर्जित की गई थी आय उसको घटा दिया जाता है और जो दूसरे हमारे देश के नागरिक दूसरे देश में रहकर आय का अर्जन कर रहे उसको शामिल करके जीएनपी निकाला जाता है। जीएनपी निकाला। अच्छा, जीएनपी से एनएनपी कैसे निकाल लेंगे? जीएनपी में डेप्रिसिएशन घटा देंगे, एनएनपी निकल जाएगा। क्या था उसमें? आप तो इतना अच्छा जा रहे हैं। चलिए ये बताइए कि आपको एनएनपी भी पता हो गया, अब आप नेशनल इनकम कैसे निकालिए? क्या सर? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय टोटल पॉपुलेशन होता है। नहीं, अगर नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से अगर बाय कर देंगे तो फिर तो वो निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम, है ना? तो सॉरी सर, आपने नेशनल इनकम पूछा। जी, बता सकते हैं? जी सर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। एनएनपी को जब फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, उसे मार्केट कॉस्ट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो नेशनल इनकम नहीं कहलाएगा, लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। जी सर। या बेसिक ईयर प्राइस पर भी कैलकुलेट करेंगे तो वो नेशनल इनकम नहीं कहलाएगा, है ना? 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ना उसको, लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, मानसून से क्या समझते हैं? अब भारत का मानसून जो है उसका दिशा क्या है? सर मानसून अरबिक के मौसम शब्द से लिया गया और ये एक प्रकार की हवा है जो कि हिंद महासागर से उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है।
उत्तर पूर्व से, सोचिए थोड़ा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। सॉरी सर, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बिल्कुल चलती है। सही, दक्षिण पश्चिम से चलती है, ठीक है। जी सर, सॉरी सर। ठीक है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा बेसिक ज्योग्राफी तो होने चाहिए ना, है ना। ठीक है, इतिहास में अकबर क्यों महान है? अकबर और अशोक दोनों के बारे में बताइए कि दोनों महान क्यों हैं? सर दोनों ही शासक महान है और दोनों ने ही अपने अपने काल और परिस्थिति के आधार पर जो भी कार्य किए थे, इसीलिए उनको महान शासक कहा जाता है। अशोक को महान शासक बोलने के लिए मुख्य आधार जो है कि उन्होंने भेड़ी घोष की जगह धर्म घोष की स्थापना की थी और इसी आधार पर उन्होंने धर्म सहिष्णुता की नीति का भी पालन किया था और विदेशों से भी सॉफ्ट पावर के तहत उन्होंने संबंध स्थापित किया था। दूसरे सर कि अशोक ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए थे और महिलाओं के लिए कल्याण के लिए भी उन्होंने इतिझक महामात्र नामक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की थी। और अकबर को भी सर एक तो उनके साम्राज्य विस्तार के लिए, दूसरा सर जो उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किए थे, तीसरा धार्मिक सहिष्णुता के तहत उन्होंने सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया था और चौथा सर कि उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए थे जैसे कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, बाल विवाह को रोकने के लिए कार्य किया था, सती प्रथा को भी बंद करने के लिए कार्य किया था और तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की थी। तो इस आधार पर उन्हें महान कहा जाता है। रानी, राइट। अच्छा, आपके नाम से मिलता जुलता हमारे पूर्वोत्तर भारत में क्रांतिकारी महिला हुई है। जी सर। क्या नाम था उनका? रानी गोंडेल। कौन थी? सर वो नागा कम्युनिटी की थी और उस समय मणिपुर राज्य में थी और उन्होंने वो आदिवासी आंदोलन किया था उन्होंने और इसी के कारण जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें नागाओं की रानी की उपाधि दिया था। सर जवाहरलाल नेहरू। और कोई महान क्रांतिकारी हुई हैं जो आपके नाम से मिलता जुलता हो? सर जी सर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी प्रसिद्ध है। और आपके नाम से मिलता है कोई हीरोइन? हीरोइन अभिनेत्री, हिंदी जी सिनेमा सर, की रानी मुखर्जी। मैथिली भाषा हिंदी सिनेमा देखती हैं आप? कुछ देखती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा सिनेमा कौन लगता है जो आपके बहुत करीब हो, जिससे आप कनेक्ट फील करती हो? सर वैसी मूवी जो सोशल मैसेज कुछ देती है। तो आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है? सर जैसे कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, ठीक। आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है ना? हमें एक बात बताइए रानी कि जो मानक हिंदी होता है, उस मानक हिंदी की जो 5 प्रमुख व्याकरणिक विशेषता होती है, व्याकरण विशेषता, वो क्या क्या है? सर इसमें खड़ी बोली क्या होता है? सर खड़ी बोली जो मानक हिंदी का जिसको हम वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रारंभिक स्वरूप जो था 19th सेंचुरी के प्रारंभ में, तो उसे खड़ी बोली की संज्ञा दी जाती है। ब्रजभाषा क्षेत्र कहाँ है अभी भारत में? सर यूपी। यूपी का कौन सा क्षेत्र? पूरा यूपी तो नहीं हो सकता ब्रजभाषा ना, कुछ क्षेत्र होगा। सर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक। अच्छा, द्विवेदी युग पढ़ा है आपने? जी सर। हाँ, ठीक है। तो द्विवेदी युग में कुछ अच्छी अच्छी कृतियों का रचना हुआ है, निर्माण हुआ है ना? क्या क्या कृतियां हैं, क्या क्या निर्माण हुआ द्विवेदी युग में? ठीक, कोई बात नहीं। कबीर साहब का नाम जानती हैं? अच्छा, कबीर की जो कबीर ग्रंथावली है वो आपने पढ़ा है या नोट्स से पास किया है आपने? सिलेबस में आपके बीपीएससी सिलेबस में दिया है कबीर ग्रंथावली, उसके हमें 2 श्लोक बताइए। सर दो ही बताने हैं। हाँ, दो ही बताएं या 2 पद बताएं, जो भी आप उसको कहें। सर एक है ठीक। अच्छा, रामायण पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। तो रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है, जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित किया गया हुआ है, उसको हमको संक्षिप्त में बताएं, एकदम संक्षिप्त कहानी। सर अयोध्या कांड में राम जी शिक्षा ग्रहण करके वापस घर आते हैं, फिर उनकी शादी होती है और फिर जब उन्हें ठीक है। तो कामायनी क्या है? सर कामायनी जब शंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है। इसमें क्या क्या कहानी कहा गया हुआ है कामायनी में?
सर कामायनी के 4 मुख्य पात्र हैं, मनु, ईरा, श्रद्धा और ठीक है। मानव। अनामिका क्या है? सॉरी सर अभी नहीं। संस्कृति के कारण है किसने लिखी? दिनकर जी ने। जी सर। सॉरी सर। चांद का मुंह टेढ़ा पढ़ा है? जी सर। कौन कौन लिखे हैं चांद का मुंह टेढ़ा? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन नकवी। कन्फर्म है आप? ठीक है। उसमें क्या कहाँ पद है चांद का मुंह टेढ़ा, क्या कहानी कहता है? ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, हिंदी भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ है? इसकी मौलिक भाषा तो होगी। सर अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश से, बहुत अच्छी बात है। तो अपभट्ट जो था, अपभट्ट से हिंदी साहित्य का जो निर्माण काल माना जाता है, कब माना जाता है? सर अपभट्ट का ईयर है 13वीं से 14वीं शताब्दी में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिंदी साहित्य के कौन से ऐसे लेखक हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? सर मैं प्रेमचंद से प्रभावित है ना, क्योंकि वो आपसे पहले भी जो बच्चे आए थे अभी उन्होंने भी बोला कि हम प्रेमचंद से प्रभावित हैं। उसने कुछ अपना बात बताया था। आप ये बताओ कि क्यों प्रभावित हो प्रेमचंद से? सर क्योंकि मैं खुद भी गांव से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने जो ग्रामीण आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी बच्चों को पढ़ाना और मैथिली लोकगीत गाना। कितने साल के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? सर 10 साल तक के बच्चों। 10 साल तक के बच्चों का पढ़ाती है ना। अच्छा, कौन से मीडियम में पढ़ाती हैं? हिंदी मीडियम। हिंदी में पढ़ाती। पढ़ा याद है? जी सर। 17 का पढ़ा बताइए। 17 कम 17 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 चौका 68 17। ठीक है। 16 नंबर कितना होता है? 144। ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। और 2 का वर्गमूल कितना होगा? सॉरी 2 का वर्गमूल 4 होगा। सॉरी सर 2 का स्क्वायर रूट 4 होगा और 2 का वर्गमूल 0.2414। अपनी 3 कमियां बताइए। सर एक तो मैं इतिहास के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैपिंग और डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा सर मैं बोलते बोलते कभी किसी बात शब्द को गलत उच्चारित कर देती हूँ। और सॉरी सर। ठीक है। आपको शिक्षा पदाधिकारी के रूप में चयनित क्यों कर लिया जाए? क्या विशेषता बताइए, अपनी खूबियां नहीं बतानी है। सर एक ठीक है। अभी शिक्षा सचिव कौन है? बिहार के शिक्षा सचिव कौन है अभी? के पाठक सर। के पाठक। उनके नाम उनके नाम जाइए आप नहीं जाएंगे? श्रीमान के पाठक सर। आपको फ्रेंड तो नहीं है? सॉरी सर। जॉब में जाने के बाद आप कितना घंटा काम करना चाहेंगी? शिक्षा पदाधिकारी बनने के बाद में कितना घंटा काम करना चाहेंगे आप? सर जो एक ऑफिशियल वर्क होता है 9 to 5, मैं उसके अलावा भी यदि मुझे समय मिला तो मैं शाम के टाइम में कुछ करना चाहूँगी बच्चों के लिए, या फिर कुछ सोशल प्रोग्राम। या तो भावना में कह रही हैं या फिर हम लोग को प्रभावित करने के लिए कह रही हैं कि कोई अधिकारी काम नहीं करता? रियल में करना चाहती हूँ। रियल में काम करना चाहती हूँ। ठीक है, हम बाद में चेक कर सकते हैं आपको। जी सर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि भारत में अभी कौन से योग्य व्यक्ति हैं जिनको आप प्रधानमंत्री के रूप में, अगला पीएम के रूप में देखना चाहती हैं? ठीक है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको सीएम के रूप में देखना चाहती हैं बिहार के सीएम के रूप में? श्री नीतीश कुमार जी को। ठीक है। यदि आपको एक दिन के लिए 24 आवर के लिए बिहार का सीएम बना दिया जाए तो महिला के कल्याण के लिए 3 कौन सा ऐसा स्टेप आप उठाएंगी जो अभी तक ना तो केंद्र सरकार उठा पाया है ना तो बिहार सरकार उठा पाया है? कुछ अलग सा, केवल महिला केंद्रित होना चाहिए। सर एक तो पंचायती लेवल पर उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, और सर कैंपेन लगाकर और उनको डिजिटल एजुकेशन दिया जा सकता है, क्योंकि जो ठीक है। जीविका क्या है? सर जीविका बिहार आजीविका प्रोत्साहन नीति 2007 में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और ये महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के नेपाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं? नाम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर सर 7 जिले लगते हैं। नाम बताएं। सर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। बिहार के सबसे लंबा एनएच कौन है? क्या सर? सबसे लंबा राजकीय उच्च पथ का क्या नाम है? NH30 अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी। इसके पहले महिला चेयरमैन का नाम बताइए। ठीक है। अभी बिहार महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? श्रीमती अश्वमेध देवी। इससे पहले कौन थी? केंद्र में कौन है? केंद्र में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष? श्रीमती रेखा शर्मा। ठीक है। बिहार की एक ऐसा महिला का नाम बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी।
पहले कोई भी महिला का नाम। सॉरी सर, अभी नहीं आ रहा। डी वाई चंद्र, श्री डी वाई चंद्र चूड़ सर। उनका पूरा नाम क्या? सॉरी सर, अभी आप नहीं है। कितने नंबर के होगा? 50वें। बिहार के पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन? विनोद, श्री जस्टिस विनोद चंद्र। जस्टिस विनोद के चंद्र। ठीक है। रानी, आप जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनेंगी, पहली पोस्टिंग आपको उसी पद पे होगी, तो आपके भीतर में ना जो मिड डे मील चलता है उसका पूरा अकाउंटिंग रहेगा, कितना स्कूल को अनाज जाना है, क्या जाना है। ठीक है। मान लो कि आप किसी प्रखंड में आप शिक्षा पदाधिकारी हैं और उस हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में आपको मिड डे मील प्रोवाइड करवाना है, तो आपके पास कोटेशन आता है 2 लाख रुपए का, स्कूल वाले भेजते हैं कि 2 लाख का मुझे चावल चाहिए अच्छी क्वालिटी का। तो वो तो चूंकि वेंडर से काम होता है, और एक वेंडर है वो आपके पास में आता है कि मैडम आप हमको 2 लाख रुपए का एलोकेशन दे दीजिए, और हम क्या करते हैं स्कूल में घटिया क्वालिटी का चावल प्रोवाइड करवाएंगे, और बाकी का जो कुछ पैसा 50-60 इनकम होगा हमको उसमें आधा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगी आप? और आपको पैसे की बहुत नीड है, आपके जो घर में हस्बैंड है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और आज तक अपने पैसा कैसे घूस लिया नहीं, कोई आपको कर्ज भी नहीं दे रहा है, और पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, और वो तैयार है आपके दरवाजे पे पैसे लेकर के, बस आपको दस्तखत करना है। ऐसे स्थिति में क्या करेंगी आप? सर, यहाँ मैं 2 कार्य कर सकती हूँ। प्रथम तो मैं जो वेंडर मेरे पास इस तरह के गलत कार्य करवाने के लिए आएंगे, तो मैं उनके एक तो प्रथम तो मैं उनको चेतावनी दूंगी, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूँगी। और दूसरा सर, यदि मुझे पैसे की नीड है तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने किसी दोस्त से हेल्प ले सकती हूँ। कोई मदद नहीं करने को तैयार है आपका, सब लोगों ने मुँह मोड़ लिया है आपको, फिर क्या करेंगे? दोस्त, घर वाले, सब कुछ, सब लोग मुँह मोड़ लिए। सर, तो गवर्नमेंट की एक योजना भी है PM आयुष्मान भारत, तो वहाँ पे इलाज हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। अब आप लोग बताइए क्या है? आराम, कंफर्टेबल से बैठो, आराम से। नॉर्मल नहीं लगा ना आपको? क्यों ऐसा है जानते हैं? रेडियो जैम उनका बेसिक बहुत अच्छा है, और बेसिक अच्छा है, और आंसर वो कंप्लीट कर रही है। सर, हम तो कितना समय पला से कहीं नहीं करती हूँ सर, पता है वो प्रेशर के कारण ना मेरा दिमाग उल्टा हो जाता है। जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में ये जरूरी नहीं है कि पहला 2-3 क्वेश्चन आपको आए, हो सकता है कि पहला 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं है, वो बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता है, शुरुआत के 4 क्वेश्चन नहीं है, 5वां जब भी जिस जगह सर, मुझे ना अगर ऐसा सीधे बोलने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं अच्छे से उसका आंसर दे सकती हूँ, पर जैसे फैक्चुअल आता है तो दिमाग ब्लैंक। इंटरव्यू में क्या दिया जाएगा ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना? तो इंटरव्यू में जो भी दिया जाएगा, मेन मैटर सिंपल सा ये है कि अगर आपको नहीं भी आते हैं तो प्रेशर गेन नहीं करना है। आपने प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छा किया है, आपने आंसर भी बहुत अच्छे से किया है। इंटरव्यू है ना, वो बिल्कुल भी आपको मार्क्स देने के लिए बैठे हुए हैं, अच्छे मार्क्स देंगे। सही, आपको आपके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ है उसको और थोड़ा सा रिवाइज कीजिए प्रॉपर्ली, और बाकी सब आपका बहुत अच्छा है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, स्पीच आप फ्लॉलेस बहुत अच्छे से करती हैं, कंप्लीट करते हैं अपने आंसर को, ये सारा कुछ आप में जो है अच्छा ही है। तो निगेटिविटी बहुत कम है, तो हम प्रेशर थोड़ा सा गेन करते हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत है नहीं, वो प्रेशर गेन आदमी करता है, लेकिन आपने उसे सही से हैंडल भी किया है, ये अच्छा चीज़। ठीक है, हाँ, एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही बोलेंगे, अगर शुरुआत का 3-4 क्वेश्चन नहीं भी आए तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, इंटरव्यू जो होता है ना, जैसे सपोज कीजिए 10 मिनट का है, 1 मिनट में फिर अगर आप बोले सॉरी सर नहीं आ रहा है, 1 मिनट के अंदर आप 10 सॉरी बोल सकते हैं ना। अभी भी कितने टाइम है आपके पास? 9 मिनट, है ना। 10 सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ नहीं आता है, 10 सॉरी बोलना नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आए वहाँ से आपको जवाब देने हैं। ठीक है, लेकिन अगर 1-2 सॉरी बोल दिए उसका प्रेशर गेन नहीं करना, बस इतना ही है। ठीक है, जिस जगह से आपको लगे कि अब हमको आ रहा है तो कंप्लीट, आप फुल और कंप्लीट आंसर उसको दीजिए एकदम अच्छे से, यही होना चाहिए। आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है। लास्ट में जब हम स्पीड में पूछलो वहाँ से क्वेश्चन कारण ओकरे छै
अखन बीपीएससी में छै जे भीड़ बहुते छै इंटरव्यू लेबर के धियापुता बुझलिए, मतलब बुझियो कि भर दिन में 196 बच्चा के इंटरव्यू लेना अपना पे चैलेंज है। तो अहाँ का क्वेश्चन के बम्बार्डिंग करत, अहाँ से क्वेश्चन पूछत, अहाँ जब जवाब देना शुरू करबै दूसरा क्वेश्चन अहाँ के दाइ देत, तो वैसे घबराए के बात नहीं है बुझलिए, घबराने की जरूरत नहीं है उतना, वो तो करेंगे ही करेंगे। आपको जो समझ में आता जवाब उनको देते रहना कर देना, लेकिन कोशिश करना कि जिसका आप जवाब पहले दे रही हो उसको समाप्त करके उनसे बोलना, सॉरी सर पहले मैं इन सर का जवाब दे रही प्रश्न का, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। एक पोलाइटली होता है ना कि हाँ अनुशासन पूर्वक आपको आज्ञा लेकर के वहाँ काम करना है। बाकी नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी साहित्य में तो खैर वो कॉमन सा चीज़ें हैं, उसके लिए परेशान ना हो, पता नहीं इतना नहीं हो जाएगा। पहले से काफ़ी सुंदर इंटरव्यू गया है आपका, भी 2-3 और है उसमें भी और अच्छा निकलेगा। हाँ CDPO में इसको 70 नंबर